पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सभी जानते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि हर एग्जाम यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए कवर करते हैं इसे फटाफट से। तो पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है क्या। हमें पता है सबसे ऊपर जो जुडिशरी हमारी है, जुडिशरी सिस्टम जो चलता है, तो वहाँ पे सबसे टॉप लेवल पर जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स बॉडी है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब ये कि ऐसा जुडिशियल सिस्टम जो कि मिलकर काम करेगा। उसमें कौन आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएंगे और जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया है विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। द हाई कोर्ट है उसके बाद, फिर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, कि ऐसा सिस्टम होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, ये सब कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पर ये एक्ट आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किस एक्ट से लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी है बट ये 1935 से लिया गया है। enforces both central laws as well as state laws, मतलब सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को इन्फोर्स करके, मतलब पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है ये। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये कब इनॉग्रेटेड हुआ था? 28 जनवरी 1950 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1950 में ये इनॉग्रेट हुआ था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड सिस्टम बोला गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेके 147, ये आर्टिकल के नंबर आपको याद रखना है। आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, इंडिपेंडेंस, वो किसी भी अथॉरिटी के अंडर नहीं आएगा, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक उसकी पहुँच होगी, क्या क्या पावर्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा एंड सो ऑन। तो ये सब इस आर्टिकल में दिया गया है, पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट देम, मतलब पार्लियामेंट भी ऑथोराइज्ड है कि इसे रेगुलेट करेगी। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज की डेट पर सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस है टोटल 31, जिसमें एक है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 30 अदर जजेस हैं। अब 31 जजेस जो हैं टोटल, ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंडर ये डिसाइडेड हुआ है और अमेंड किया गया है कि 31 जजेस होंगे। तो एक तो चीफ जस्टिस हो गए, बाकी 30 अदर जजेस हो गए। तो आपको ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है 2008, बाकी ये 31 जजेस है, ये आपको याद इजीली रह जाएगा। कि जजेस जो है उसमें 31 जजेस जैसे हमने पढ़ा, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। अब पहली कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया वाली तो फुलफिल करना ही है, उसके अलावा टोटल ये 3 कंडीशन में से एक और फुलफिल करना है। पहली कि या तो वो 5 साल के लिए कंटिन्यू 5 साल की टर्म के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। 10 साल के लिए वो एडवोकेट एज एन एडवोकेट काम किया हो हाई कोर्ट में, या फिर ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, मतलब ये यहाँ पर काम कर सकते हैं, उनमें कुछ डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी लगती है उन्हें, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो इन 3 जो क्वालिफिकेशन है इनमें से एक फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए और एक ये कंडीशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए टू बी क्वालिफाइड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
अब हम बात करते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जो हाई कोर्ट है उसकी सीट कहाँ है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट है दिल्ली में। ठीक है, इसकी जो सीट है वो कहाँ है? दिल्ली, जो हमारे कंट्री का कैपिटल है। एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसने ये डिक्लेयर किया है? ये डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि दिल्ली जो है वो सीट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बट इट ऑल्सो ऑथोराइजेस, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें ये ऑथोराइज करके रखा है कि आप कोई दूसरी जगह, कोई अदर प्लेसेस को भी एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली दे रखा है, लेकिन उन्होंने किसे ऑथोराइज कर रखा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। He can take decision in this regard only with the approval of the president. लेकिन ये इस डिसीजन का यूज तब तक कर सकते हैं जब उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाए। इनकी अप्रूवल के बिना ये इस डिसीजन को नहीं ले सकते हैं। तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटली कहाँ है? दिल्ली। अब जितने भी जजेस होंगे उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? तो ये ध्यान रखें आपकी प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया। आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? तो कौन? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट उन्हें खुद अगर वो चाहे, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हाई कोर्ट के जजेस से या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करके अपॉइंट करना चाहिए, तो वो उनकी राय ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन इनकी कंसल्टेशन अगर उन्हें लगती है, डीम अगर ऐसा लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और हाई कोर्ट के जजेस से एज ही डीम्स नेसेसरी, जब जब उन्हें जरूरत लगेगी। The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of judge other than the Chief Justice. यहाँ तो हमने बात कर ली कि चीफ जस्टिस के, अगर उन्हें लगे कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन की जरूरत है तो वो ले सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा जो जजेस हैं उन्हें अगर अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को, तो ये उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपॉइंटमेंट हो जजेस की चीफ जस्टिस के अलावा वो कंसल्टेशन से हो विद द चीफ जस्टिस। यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, जो है वो इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। अब हम बात करते हैं सैलरीज और अलाउंसेस की। सैलरीज और अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगी, अदर जजेस को मिलेगी, वो सब कहाँ डिसाइड होगा? टाइम टू टाइम पार्लियामेंट में डिसाइड होगा। अब आप ये देखिए कि अगर एक बार उनकी जो सैलरी है वो डिसाइडेड हो चुकी है, तो उनकी अपॉइंटमेंट के बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नो वाइबल चेंज। तो ये कहाँ डिसाइड होती है? टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है। नाम से पता लग रहा है कोई चीफ जस्टिस की एक्टिंग कर रहा है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए कभी क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सीट वेकेंट होती है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो या वो अपनी प्रोसीडिंग्स नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो बीमार हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो, या किसी भी रीजन से उनका जो सीट है वो वेकेंट है फिलहाल। टेम्पररीली भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है, बट टेम्पररीली उसे उस सीट को फुलफिल करने के लिए चीफ जस्टिस जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जितने भी अदर जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं में से वो एक को सिलेक्ट कर लेते हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस।
तो आपको समझ में आया एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं? तो प्रेसिडेंट दूसरे जजेस में से कर लेते हैं। अब बात करते हैं एडहॉक जज। When there is lack of quorum of the permanent judges to hold or continue any session of the Supreme Court, क्या होता है कि जैसे हमने ये देख लिया कि 31 जजेस ओवरऑल होने चाहिए, बट हो सकता है कोई एब्सेंट हो या कोई नहीं आया हो, किसी भी रीजन से वो उस टाइम पे उस प्रोसीडिंग्स में नहीं आया हो, तो क्या होता है एब्सेंट है, कोरम वहां पर प्रेजेंट नहीं है। कोरम मतलब एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द पीपल, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ द पीपल, बट वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, या तो हाई कोर्ट के जजेस में से वो किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द टेम्परेरी पीरियड। हाई कोर्ट के जजेस में से किसी को भी ले लेंगे वो टेम्परेरी पीरियड के लिए, और उस जज को क्या बोला जाएगा? एडहॉक जज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जजेस का टेन्योर क्या रहेगा, कितने टाइम तक के लिए वो काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जजेस का टेन्योर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है कि कितने टाइम तक रखेंगे। हाउएवर इट मेक्स द फॉलोइंग 3 प्रोविजंस, लेकिन इसके लिए 3 प्रोविजंस बना दिए गए हैं। पहला ये कि ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। वो कभी भी अपॉइंट हुए हो, लेकिन अगर वो 65 ईयर एज के हो जाते हैं तो उन्हें अपना जो ऑफिस है वो छोड़ना पड़ेगा, उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। दूसरा प्रोविजन ये है ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर वो चाहते हैं कभी भी तो प्रेसिडेंट को रिजाइनिंग लेटर दे करके रिजाइन कर सकते हैं। तीसरा प्रोविजन दे दिया गया है he can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। जैसे impeachment होता है या किसी पर कोई केस चल रहा होता है, अगर माल प्रैक्टिसेस पकड़ाई में जाती है, कुछ भी ऐसी बात होती है, तो पार्लियामेंट की रेकमेंडेशन से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइडेड हैं। अब आप इनसे एक चीज़ समझिए कि टेन्योर तो फिक्स नहीं है, लेकिन एक मिनिमम एज भी फिक्स नहीं है। मतलब कि कितनी उम्र से, मिनिमम एज फिक्स नहीं है कि यहाँ 35 साल से ऊपर का या 40 से ऊपर का ही बनेगा। सिर्फ मैक्सिमम एज दे दी गई है 65 ईयर्स पे आपको खत्म करना है अपना कामकाज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये था टेन्योर ऑफ जजेस। अब हम देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी, सब करेगी, तो कहाँ तक उसकी पहुंच है, वो कहाँ तक करेगी। तो पहली चीज है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसके अंदर बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन है, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। तो पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 में। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 131 से। ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ऐसे केसेस पर एक्सटेंड होता है जो सुप्रीम कोर्ट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। समझिए आप कि जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने ही अपील आई है, और या तो ऐसे स्टेट्स में होता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑलरेडी है। तो क्या हो रहा है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऐसे स्टेट्स जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जाता है। और इन द केसेस बिटवीन, किस में किन लोगों में केसेस होंगे या किन गवर्नमेंट में केसेस होंगे? तो पहला एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइड पर और एक या एक से ज्यादा स्टेट हो गए अलग साइड पर, फिर एक स्टेट अलग और एक स्टेट अलग, दो स्टेट्स के, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे उनमें भी हो सकता है। तो समझिए आप कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ है? आर्टिकल 131 में। डायरेक्टली वो कहाँ पर न्याय दे सकती है। तो वहां पर देखा हमने ओरिजिनल जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी थे। अब हम देखते हैं अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपैलेट नाम से पता लग रहा है दैट इज रिलेटेड टू समथिंग अपील। तो यहाँ पर अपील हो रही है सुप्रीम कोर्ट से उन डिसीजंस पर या अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन, जो जिन केसेस पर हाई कोर्ट डिसीजन ले चुकी है बट द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगी? अपील करेगी।
वो जो है जुरिस्डिक्शन उसे हम बोलेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? वहाँ वो 131 में था ओरिजिनल, अभी 132, 133 एंड 134 में प्रोवाइडेड है। अब ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की। अगर हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई कर देती है कि उस केस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत लग रही है। इंटरप्रिटेशन तो क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसीलिए वो मैटर किसके पास चले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट मैटर है सिविल मैटर। ऐसे केसेस में जहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज है वो अफेक्ट हो रही है, जनरल इम्पोर्टेंस का मैटर है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। उसके बाद में क्रिमिनल मैटर्स, अगर हाई कोर्ट को लगता है जो बहुत ही सीरियस वाला क्रिमिनल मैटर्स है या फिर डेथ सेंटेंस का जो है, तो ऐसी चीज़ों पर वो मैटर क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा देगी। और ऐसे केसेस जो खुद हाई कोर्ट ने विड्रॉ करे थे इटसेल्फ फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर चल रहा था जहाँ से हाई कोर्ट ने उन्हें विड्रॉ किया है और आगे चल के वो बहुत सेंसिटिव नेचर के हो गए हैं, तो वो कहाँ हो जाएंगे? वो भी शिफ्ट हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंडर। अब हम फोर्थ कैटेगरी पढ़ते हैं, स्पेशल लीव टू अपील इज ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये एक तरीके का इसका मैं बोल सकती हूँ कि पावर है, एक तरीके से इसके पास अथॉरिटी कि स्पेशल लीव दे सकती है ऐसी अपील्स को जहाँ इसे ऐसा लगता है कि इन केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो लीव देती है कि हाँ चलो थोड़े टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली सही होता है या नहीं। However, it cannot be passed in case of the judgment passed by a court or tribunal of armed forces. ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बात है ये कहाँ अप्लाई नहीं होती है, तो उन केसेस के जजमेंट पर अप्लाई नहीं होती है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के ट्रिब्यूनल्स ने प्रोवाइड किया है। However, under this jurisdiction, जो हमारा appellate jurisdiction था, Supreme Court can transfer to itself cases from one or more high courts if it involves a question of law in the interest of justice. जैसे हमने देखा कि यहाँ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को केसेस दिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद ही क्या करे, जो हाई कोर्ट की जो केसेस है वो खुद के पास ले ले, जहाँ उसे ऐसा लगे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर वो खुद से भी केसेस ले सकती है उसके हाथ में किसी भी हाई कोर्ट से। तो ये था हमारा एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अब हम थर्ड जुरिस्डिक्शन पढ़ते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 143 ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to seek an advisory opinion from Supreme Court in the two categories of matters। मतलब कि प्रेसिडेंट को ये ऑथराइज है कि वो क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकती है दो कैटेगरी के मैटर्स में। पहला, मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, ऐसे मैटर्स जहाँ पर पब्लिक इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व हो। दूसरा, ऑफ एनी क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट इंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले या कोई ट्रीटी की बात हो, एग्रीमेंट की बात हो या सिमिलरली कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, तो ऐसे उन इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हो या कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा हो, तो वहाँ पर वो उससे राय ले सकते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। ऑल्सो ये था आर्टिकल 143। आर्टिकल 144 स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज, सिविल हो चाहे जुडिशियल हो, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी अथॉरिटी है, जुडिशियल हो सिविल हो कोई भी, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करनी ही होगी। ये आर्टिकल 144 में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। तो पहला है उसे जुडिशियल रिव्यू, टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जितने भी ऑर्डर्स, जैसे पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास किया गया हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कुछ ऑर्डर्स पास किए हो, तो उनकी
संवैधानिक वैधता मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ये क्या करेगा, रिव्यू कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं। तो ये इनके पास एक पावर है। दूसरा है डिसाइडिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, की ऐसी अथॉरिटी को ये चूज करेंगे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करवाएगी। ये विथड्रॉ करेंगे केसेस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ देम इटसेल्फ, ये चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस हमने पढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये खुद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी डिसीजन लेती है वो उनकी सबकी एविडेंटरी वैल्यू होती है। अब डिसीजन ऐसे तो नहीं लेगी, बहुत सारे प्रूफ होते हैं, इसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस के बेसिस पर ये डिसीजन लेती है। तो कोई भी इसे क्या क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि सारे एविडेंशियरी वैल्यू होती है इसके डिसीजन के पास। ठीक है, तो इसके डिसीजंस बहुत ही क्वालिटेटिव होते हैं। तो दीज आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम कुछ अदर पॉइंट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर देम। आर्टिकल 124 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, हैज द प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में एस्टैब्लिशमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे आर्टिकल का नंबर पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब इंग्लिश में कंडक्ट होंगी, तो आपसे लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है। The jurisdiction of Supreme Court to entertain an application under Article 32 for the issue of writs for the enforcement of fundamental rights is treated as original jurisdiction of SC, though called writ jurisdiction। यहाँ पर बोला गया है कि जो jurisdiction सुप्रीम कोर्ट के पास है to entertain an application under Article 32, जैसे अगर हमें कोई फंडामेंटल राइट्स है उसे इन्फोर्स कराना है, उसके लिए हमने कोई याचिका दर्ज की है, रिट अप्लाई की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती है और उसे हम रिट जुरिस्डिक्शन के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली रिट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, तो इसे भी आप जुरिस्डिक्शन में कवर कर सकते हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में कोर्ट हैं तो ये सबसे हाईएस्ट है। मतलब आपको अगर कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप धीरे धीरे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वो लास्ट है, ये हाईएस्ट है, एपेक्स से फाइनल है। उसके बाद में प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, आपको ध्यान रखना चाहिए, एन.वी. रमन। फर्स्ट जो थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो थे जस्टिस H.J. कानिया, हरिलाल जे.के. सुंदास कानिया, और इनका मैं आपको पिक्चर भी बता देती हूँ तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। तो इनका पिक्चर आप ध्यान रख लीजिए, इससे आपको ये नाम याद रखना ही है क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट सर्विस एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स होती है उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो एक बार हम हायरार्की देख लेते हैं, कोर्ट हायरार्की। पहला है सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट सबसे टॉप लेवल पे, फिर है हाई कोर्ट्स जो अलग अलग जगह पर होते हैं, एक्चुअली एक स्टेट में एक ही इनकी वो होती है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं और इनके अंदर सेशन कोर्ट, लेबर कोर्ट, आगे चल के पंचायत, ये सब आ जाती हैं। तो सबसे ऊपर कौन है, एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ये है हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, एन.वी. रमन। इन्होंने कब ओथ ली है और कब से स्टार्ट इनका जो कामकाज है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 24 अप्रैल 2021 में ही स्टार्ट किया है। तो आपसे ये तो बहुत इजीली पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ही अपॉइंट हुए हैं। 24 अप्रैल 2021 में ये अपॉइंट हुए हैं एन.वी. रमन्ना, और ये जो पिक्चर है ये ओथ बुक को साइन कर रहे हैं ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सुप्रीम कोर्ट
बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होपफुली आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करते रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।